Welcome to Gyandhara People Teacher Online Study Point, and today we are going to study about educational psychology, meaning, nature and scope. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से पहले भी हम बात करते हैं साइकोलॉजी की. साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर. और इसी चीज को अगर हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट में करें तो ये हो जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल कि it is nothing, it is one of the branches of applied psychology which attempts to know the psychology of to the field of education. या आप इस तरह से कह सकते हो कि एक किसी भी लर्नर की ऐसे लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन सर्टेन एजुकेशनल एनवायरनमेंट. यही एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है. इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. आप नेट से नोट कर सकते हो और आप मुझे बताओगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी. लेकिन हम बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो एजुकेशन साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, वो है पील द्वारा लिखी गई. बहुत सिंपल. इसको मैं इसलिए कोट कर दे रही हूँ कि ईजिली आपको लर्न हो जाएगी. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन. इट इज साइंस ऑफ एजुकेशन. एक लाइन में बहुत क्लियर बात कह रहे हैं कि जो भी एक साइंटिफिक प्रोसेसेस होते हैं साइंस स्टडी करने के, साइकोलॉजी को अगर हम एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वो हम साइंस ऑफ एजुकेशन के बारे में ही बात करते हैं. एजुकेशन साइकोलॉजी का बेसिकली काम क्या होता है? जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एजुकेटर्स. मैं यहाँ पे टीचर्स को केवल कोट नहीं कर रही हूँ, जो एजुकेशन प्लानिंग करते हैं हम उनकी बात भी कर रहे हैं. तो जो एजुकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सपर्ट होते हैं. दे आर एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन. विच सप्लाइज नॉलेज information, techniques essential for understanding behavior of people. छात्रों का व्यवहार समझने के लिए. और दूसरा जो भी डिजायर्ड मॉडिफिकेशन वो चाहते हैं बच्चे में, उसके लिए कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाएं उसके बारे में. ओके, तो कह सकते हो कि आप ऐसे कह सकते हो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यानी जो हम टीचर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं. क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन और टेक्निक्स बताते हैं जिससे कि हम एक बिहेवियर समझ सकते हैं बच्चों का अपनी क्लास में, एज वेल एज वो मेथड्स हमें पता चल जाते हैं जिनके थ्रू अपना डिजायर्ड मॉडिफिकेशन हासिल कर लेते हैं. तो एक तरह से आप ये समझ लो कि एक टूल किट है जो पर्सनैलिटी को आप इसे कह लो कि एनरिच करती है और कह लो कि मॉडिफाई करती है पर्सनालिटी को. ठीक है, तो ये चीज़ें आप बात कर सकते हो एजुकेशनल साइकोलॉजी में. अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो नेचर में हम ये कह सकते हैं वाई और व्हाट
का कॉन्सेप्ट नहीं बताती है। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में बात नहीं करती है, बल्कि ये बात करती है टेक्निकल गाइडेंस की। ठीक है, ये टेक्निकल गाइडेंस की बात कर रही होती है। इसका यही काम होता है कि ये टीचर्स को एक टेक्निकली गाइड करे, हम अपनी जो भी पर्सनालिटी मॉडिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं उसके बारे में। क्यों है, कैसा है, इससे मतलब नहीं होता, क्या होना चाहिए, इससे भी एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब नहीं है। ये सीधे सीधे से क्या करती है, आप ऐसे समझ लो कि साइंटिफिक मेथड्स को क्लासरूम में अप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं उन्हें क्लासरूम में किस तरह अप्लाई करना है, इसके बारे में एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। इसके बारे में ही टीचर्स को सिखाया जाता है और ओवरऑल उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे कोर्सेज करिकुलम के थ्रू। नाउ नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, देखिए मैंने आपको बताया था इट इज़ अ साइंस। साइंस का एक सर्टेन प्रोसेस होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे हमारे कुछ एम्स होते हैं, एम्स के अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं, है ना, कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, उसके अलावा फिर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशन में भी अगर इन एजुकेशनल इन्वायरमेंट में हम साइंस को अप्लाई करते हैं तो ये एक समझ लो एजुकेशनल इन्वायरमेंट सिर्फ क्लासरूम का ही नहीं है, हमारा घर है, हमारी सोसाइटी है, ये सब भी एक एजुकेशन इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अचीवमेंट, एकेडमिक सक्सेस की बात करें, सोशल इमोशनल बिहेवियरल की बात करें, अच्छा रहने की बात करें। ठीक है, ये हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे, ये हम एजुकेशन के जरिए प्रोवाइड कराएंगे। एजुकेशन में उस पर करिकुलम, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स आते हैं। जब बच्चे को ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो हम एक बार के लिए यहाँ पे बच्चों के एग्जाम वगैरह लेकर उसकी एनालिसिस करेंगे कि जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे वो मिले कि नहीं मिले। और उसके साथ साथ हमारे पास फाउंडेशंस आ जाएंगे कि बच्चे ने कौन कौन सी एबिलिटीज को आफ्टर दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग और आफ्टर दैट पर्टिकुलर एजुकेशन गेन किया। एक यहाँ पर बात आती है, देखिए ये टर्म मैं कोट कर रही हूँ, इमोशनल रिजिलेंस का। जीवन में आईक्यू जिनका ज्यादा होता है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहें, लेकिन ईक्यू जिनका अच्छा होता है वो सक्सेसफुल होने के उनके चांसेस बहुत हाई होते हैं। जो लोग अपने इमोशनल कोटेंट को अच्छे से संभाल लेते हैं ना, उनका जो डेवलपमेंट स्तर होता है और आप कह लो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों को हम जब ये सिखाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ जो आजकल आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, वो है मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है। तो दैट मेंटल हेल्थ इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एजुकेशनल एनवायरनमेंट विच वी आर गेटिंग in a formal or non-formal way. Now, there are 5 main pivots of educational psychology। और जब हम बात करते हैं कि क्यों पढ़ानी है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें इसके बारे में, तो हम बात करते हैं ये 5 मेन फैक्टर्स जो एजुकेशन साइकोलॉजी के अराउंड घूमते हैं, जिसमें सबसे पहला और अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा लर्नर। लर्नर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो एक तरह से साइकोलॉजी इन्हीं लर्नर के ही चारों तरफ घूमती है, क्योंकि हमें बच्चे का ही तो मेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होता है। तो लर्नर की क्या इनेट एबिलिटीज हैं, इनकी क्या इनेट एबिलिटीज हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हेरिडिटी इन्वायरमेंट का इन पे क्या इफेक्ट है, ये सब हम लर्नर के द्वारा समझते हैं, लर्नर के बारे में समझते हैं। जब एक बार हम ये जान लेते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, तब हम दूसरा फैक्टर पे आते हैं, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड करते हैं कि हम उसको किस तरीके की लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे जिससे कि वो ईजिली सीख सके और जिससे कि वो ईजिली अपनी चीज़ों को समझ सके। तो और लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे कैसे, एज अप्रोप्रिएट।
जिस तरह की उसकी अप्रोप्रिएट एज होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसका लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसे प्लेवे मेथड से सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो बड़ा है, ग्रेजुएट है, तो हम उसे लेक्चर मेथड से भी सिखा सकते हैं। तो हम एज अप्रोप्रिएट उसको टेक्निक्स देंगे सीखने के लिए। नाउ थर्ड, जब हमें ये पता चल गया कि हमारा लर्नर कैसा है और हमें किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस देने हैं, तो तीसरा होता है और एक प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरीके के मेथड्स को इस्तेमाल करें जिससे कि बच्चा प्रॉपरली सीख सके, है ना। तो हमें पता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग के बारे में बात करती है। अभी मैंने लर्निंग का लेक्चर नहीं लिया है, मैं इसकी थ्योरीज भी आपको बताऊंगी। तो लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो वो सब अप्लाई होंगे। जितनी भी अप्लाई यहाँ पे थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, लॉज, ये सब चीज़ इसमें अप्लाई होंगी और इसके बाद हम अपना लर्निंग प्रोसेस बच्चे का डिसाइड करेंगे कि वो ईजिली इफेक्टिवली लर्निंग कर सके। इसका क्या काम है, लर्निंग प्रोसेसेस देने का, ताकि बच्चा एक इफेक्टिव लर्निंग कर सके। तो हम उस हिसाब का लर्निंग प्रोसेस बच्चे के लिए डिसाइड करते हैं। नाउ फोर्थ इज लर्निंग सिचुएशन एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये भी फोकस करती है कि इन्वायरमेंटल, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा सीख रहा है वो कैसा है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसके अंदर आता है हमारा क्लासरूम। क्लासरूम के बारे में हम बात करते हैं, क्लासरूम डायनेमिक्स कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। और क्लाइमेट ऑफ क्लास कैसा होना चाहिए, वातावरण स्कूल का कैसा होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। इसके अलावा टेक्निक्स और एड्स जो जिससे कि हमारी जो लर्निंग है और अच्छी हो सके, हम कौन से एड्स और टेक्निक्स से हम अपना लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टीचर, जो कि क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि पोटेंट फोर्स होता है। फोकस टीचर पे भी लूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर जो है एक पोटेंट फोर्स होता है फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तो इसको तो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, इसीलिए आप पीपल टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं अपने क्लासरूम में। तो ये 5 पिवट्स के अराउंड हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी रन करती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी वैसे इन 5 बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। मेनली ज़रूरी नहीं होता है कि इतने में ही आए, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ये अभी भी इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है और भी फैक्टर्स ढूंढे जा रहे हैं जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक बेटर वे में जा सके। स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या स्कोप है। इसको इस तरह से बात करते हैं कि क्यों हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जानना ज़रूरी है। सबसे पहला तो यही है, आप इसे नोट करते जाइए, टू नो द लर्नर। अपने बच्चे के बारे में, अपने चाइल्ड के बारे में, अपने स्टूडेंट के बारे में जानना। उसमें इसमें बच्चे की पूरी पर्सनालिटी, उसकी इनेट एबिलिटीज़, उसका एस्पिरेशन लेवल, उसका मोटिवेशन, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट, सब कुछ उसके बारे में जानना हमें ज़रूरी होता है। दूसरा, उसी के अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस, या एक तरह से कहने का मतलब हम अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से बच्चे को सिखाना है। तो हम लर्निंग एक्सपीरियंस चूज करते हैं कैसे हमें बच्चे को सिखाना है। इसके अलावा टू सजेस्ट आर्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, किस लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए कौन से मेथड का प्रयोग किया जाएगा, ये भी इसका एक स्कोप है। ये हमें ये बताती है कि किस तरीके से ऐसा करना चाहिए। दूसरा, फोर्थ है टू अरेंज लर्निंग सिचुएशंस, कैसी लर्निंग सिचुएशन बच्चे को लिए होनी चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इस बारे में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें गाइड करती है। नाउ द फिफ्थ इज टू नो अबाउट
हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में टीचर्स को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, और जिससे कि वो बच्चे की इनेट एबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। इसके अलावा इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, बच्चा कितना डिसिप्लिन है क्लास में और उसके लिए उसे कौन से मेथड्स इस्तेमाल करने हैं क्लासरूम में। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अगर बच्चे को, टीचर को क्लास की साइकोलॉजी पता है तो वो ईजिली बच्चे के साथ डिसिप्लिन मेंटेन कर लेगा। इसके अलावा इवैल्यूएशन और असेसमेंट में हेल्प करती है। ये एजुकेशन साइकोलॉजी अपनी भी, सेल्फ टीचर की भी और लर्नर की भी, दोनों की ही असेसमेंट में एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेल अप्लाइड बिहेवियरल साइंस ना। तो जो भी बिहेवियर चेंजेस या आपने लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को दिए, अगर उसके अकॉर्डिंग बिहेवियरल चेंज हुआ है तो ये भी एग्जामिन करने का हमें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि कौन से टूल से हम कर सकते हैं। हमने मेथड्स आपको बताए थे। इसके अलावा इट हेल्प इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके के मिलते हैं। कुछ क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छे आईक्यू के बच्चे होते हैं, तो वो कुछ बुली करते हैं, कुछ बच्चे बैकवर्ड होते हैं, धीरे धीरे लर्न करना सीखते हैं क्लास में। तो चीटिंग होती है कई बार क्लास में, तो वो टीचर्स को दिखती है। तो अगर एजुकेशन साइकोलॉजी है तो इट विल हेल्प द टीचर ऑन दिस फ्रंट ऑल्सो, कि इट विल हेल्प अ टीचर टू इक्विप सर्टेन टूल्स टू सॉल्व आउट द एक्चुअल क्लास प्रॉब्लम्स। तो वो टूल्स भी टीचर्स को पता चलते हैं जब वो यहाँ से एजुकेशन साइकोलॉजी लर्न करके क्लासरूम में जाते हैं। और एक तरीके की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके थ्रू टीचर जो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग भी बच्चे की कर सकती है, अगर उन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी बढ़ी हुई है, जो कि आपके कोर्स में है, और इसके लिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, और मैं आपको इसके आगे और भी टॉपिक्स पे लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। आपको जो चीज़ भी ना समझ में आई हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक तक आप सब अपने नोट्स बनाते रहिए।